हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर जो एग्जाम होने वाला है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महामैराथन क्लास है। जिसको भी इसकी पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है आप डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट के अंदर, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या जो नंबर दे रखे हैं आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। सभी क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के ग्रुपों में, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये पेपर रहने वाला है आपका पॉलिटिकल साइंस प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। अब जिसके अंदर सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए कि ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये संविधान भारत के संविधान से कैसे भिन्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाया जाएगा, जिसके अंदर से आपके लगभग क्वेश्चन आपकी परीक्षा को देखने को मिलेंगे। इसके अंदर छोटे बड़े सभी प्रश्न उत्तर होंगे और बाकी सभी क्लासेज आपके लिए लगा रखी है यूट्यूब चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं। और इसकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है और पीडीएफ आपको ऑल सब्जेक्ट की मिल जाएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम लेना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम लेना चाहते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान बात करते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे हम। तो ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम का संविधान विश्व में सबसे विशिष्ट माना जाता है, क्योंकि यह किसी एक लिखित पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं है। इसे अनलिखित यानी अलिखित संविधान भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है। अब सबसे पहली विशेषता आती है कि अलिखित संविधान है। अब आपको पूछ ले कि सबसे पहली विशेषता कौन सी है, तो अलिखित संविधान है ये। तो ब्रिटेन का संविधान किसी एक दस्तावेज में संकलित नहीं है, ये विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों, न्यायिक निर्णयों, पारंपरिक प्रथाओं और संसदीय कानूनों का संयोजन है, इसलिए इसे विकासशील संविधान भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको पॉइंट याद हो गया कि अलिखित संविधान है, तो इसका मतलब यही है कि दस्तावेजों के अंदर संकलित नहीं है। संकलित का मतलब क्या है, जैसे कि भारत का संविधान है, अब जैसे उसको संकलित किया गया, यानी कुछ तथ्य अपने यूएसए से लिए गए, कुछ दक्षिणी अफ्रीका से लिए गए, कुछ कनाडा से लिए गए, कुछ कहीं से लिए गए। अब दूसरी विशेषता आती है कि संसदीय सर्वोच्चता। ठीक है, तो संसदीय सर्वोच्चता कैसे, कि ब्रिटेन का संविधान का आधार संसदीय सर्वोच्चता है। ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है और इसके द्वारा पारित कानून को कोई न्यायालय निरस्त नहीं यानी उसको हटा नहीं सकता। संसद अपनी स्वेच्छा से किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है। जो संसदीय होती है, वो संसद होती है, सबसे ऊंची स्थान उसका ही होता है। वो कोई भी चाहे कानून बना दे, उसका कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। वैसा भारत के अंदर। फिर तीसरा पॉइंट आता है इकाई राज्य। ठीक है, तो ब्रिटेन एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। केंद्रीकृत सत्ता के रहते हुए सरकार का अधिकांश नियंत्रण केंद्र के पास होता है, यद्यपि स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को सीमित स्वायत्ता प्राप्त होती है। तीसरा चौथा पॉइंट कौन सा है, लचीला संविधान है। ठीक है, कैसे, तो ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना सरल है। सामान्य विधेयक की तरह संविधान से जुड़े कानून संसद में साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए प्रथागत एवं परंपरागत स्वरूप। तो ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में कई प्रथाएं और परंपराएं संविधान का अभिन्न है, जैसे प्रधानमंत्री का चयन, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी, ये सब आपको देखने को मिलता है। छठा पॉइंट है संवैधानिक राजतंत्र। तो ब्रिटेन में राजा रानी सांकेतिक प्रमुख होते हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन में जो राजा होता है वो सांकेतिक प्रमुख होता है, यानी नाम मात्र का होता है, जबकि जो वास्तविक होता है वो कार्यपालिका प्रधानमंत्री होते। जैसे भारत के अंदर अब सर्वोच्च स्थान किसका, अपने राष्ट्रपति का होता है, लेकिन सबसे जो शक्तिशाली होता है कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है या मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, आप इस पर से याद कर सकते हैं। सातवां पॉइंट आपके लिए रहने वाला है द्विसदनीय संसद। तो ब्रिटेन की संसद दो सदनों से बनी है, हाउस ऑफ कॉमन्स निर्वाचित और हाउस ऑफ लॉर्ड्स नामित या वंशानुगत से मिलकर बनी हुई है। फिर आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन का संविधान भारत के संविधान से कैसे भिन्न है। तो सबसे पहला पॉइंट है लिखित वर्सेस अलिखित, यानी भारत का संविधान लिखित है जबकि ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। तो ब्रिटेन संविधान अलिखित है और असंहीकृत, यानी उसका संग्रह नहीं किया गया है, बल्कि उसको कहीं से इकट्ठा नहीं किया गया है। फिर परंपरागत भी है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और संहिताबद्ध करने वाला संविधान माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से याद कर लें। दूसरा पॉइंट है संसदीय सर्वोच्चता वर्सेस संवैधानिक सर्वोच्चता। तो ब्रिटेन संसद सर्वोच्च है जबकि न्यायालय कानून निरस्त नहीं कर सकते। फिर आपके लिए जो तीसरा पॉइंट आने वाला है एकात्मक बनाम संघीय संरचना। एकात्मक बनाम संघीय संरचना कैसे, कि ब्रिटेन एकात्मक राज्य है, सभी शक्तियां केंद्र के पास है, जबकि भारत के पास ऐसा नहीं है। भारत संघीय राज्य है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। यानी जो मुख्यमंत्री होता है उसको शक्तियां अलग दी गई है, जबकि प्रधानमंत्री को शक्तियां अलग दी गई है। केंद्र सरकार के कार्य अलग होते हैं जबकि राज्य सरकार के कार्य अलग होते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, मजबूत माना जाता है। फिर
चौथा पॉइंट आता है कठोरता वर्सेस लचीलापन। तो ब्रिटेन अत्यंत लचीला संविधान है, साधारण बहुमत से संशोधन संभव होता है, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत अर्ध कठोर संविधान है, कुछ संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं जबकि कुछ विशेष बहुमत से, कुछ राज्यों की सहमति से किए जाते हैं। अगला 5वां पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या होता है? तो ब्रिटेन के अंदर वास्तविक रूप से न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सीमित होता है, जबकि भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को व्यापक न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया जाता है। छठा पॉइंट आपके लिए आने वाला है कि संवैधानिक प्रमुख की विशेषता। तो किसे? तो ब्रिटेन राजा रानी नाम मात्र प्रमुख है, अधिकार परंपरागत रूप से सीमित होते हैं, जबकि भारत राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख होते हैं और अधिकार संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाते हैं। 7वां पॉइंट आपके लिए क्या है? नागरिक अधिकारों का स्वरूप। तो ब्रिटेन मूल अधिकार लिखित रूप में संविधान में नहीं है, जबकि न्यायिक परंपराओं पर आधारित है, यानी वो सब कुछ परंपराओं पर आधारित है। उसके अंदर चाहे मूल अधिकार है, चाहे मूल कर्तव्य है वहां के, चाहे नियम कानून कायदे हैं, वो सब कुछ है, वो क्या है? एक संहिता के रूप में नहीं होकर बल्कि अलिखित रूप में है, परंपराओं के आधार पर ये माने जाते हैं। जबकि भारत के अंदर क्या होता है? संविधान में व्यापक चाहे मौलिक अधिकार है, चाहे मौलिक कर्तव्य है, अपने सब कुछ क्या है? लिखा हुआ एक प्रकार से संविधान, लिखित संविधान माना जाता है। अगर बात करें हम निष्कर्ष की, तो ब्रिटेन का संविधान पारंपरिक, लचीला और अलिखित रूप में क्रमिक विकास का परिणाम है, जबकि भारत का संविधान विस्तृत, लिखित और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, वहीं भारत में संविधान सर्वोच्च है। दोनों देशों की संवैधानिक व्यवस्था अपनी अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुई है। ये था विद्यार्थियों आपके लिए पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप सभी लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है? ब्रिटेन की संसद की संरचना, अधिकार एवं कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ब्रिटेन की संसद पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम यानी विश्व की सबसे प्राचीन संसदीय व्यवस्था में से एक मानी जाती है। इसे आधुनिक लोकतांत्रिक शासन की जननी भी कहा जाता है। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था संसदीय राजतंत्र, पार्लियामेंट्री मोर्ची, ठीक है, मोनर्ची पर आधारित है, जिसमें राज्याध्यक्ष किंग या क्वीन सांकेतिक प्रमुख होता है तथा वास्तविक राजनीतिक शक्ति संसद और मंत्रिमंडल के पास होती है। ब्रिटेन की संसद द्विसदनीय होती है और इसमें राजा रानी, हाउस ऑफ कॉमन्स तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स तीनों मिलकर संसद का गठन करते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान करना है? एक तो ब्रिटेन की जो संसद होती है द्विसदनीय होती है, ठीक है, इसके अंदर एक तो राजा या रानी में से एक कोई होता है और एक हाउस ऑफ कॉमन्स में से एक शामिल होता है और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में से, तीनों मिलकर क्या करते हैं? ब्रिटेन की संसद का निर्माण करते हैं। पॉइंट क्लियर आपका? फिर आपके लिए आता है ब्रिटेन की संसद की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हम बात करते हैं कि ब्रिटेन की संसद 3 घटकों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? पहला आता है सम्राट या राजा, दी क्राउन, ठीक है। तो ब्रिटेन एक संवैधानिक राजतंत्र है। क्या ध्यान रखना आपको? ब्रिटेन एक संवैधानिक राजतंत्र है। वर्तमान में राजा राष्ट्रीय एकता और परंपरा का प्रतीक है। हालांकि राजा के पास व्यक्तिगत राजनीतिक अधिकार नहीं होते, फिर भी उनकी भूमिका सांकेतिक एवं औपचारिक महत्व रखती है। संसद का सत्र बुलाना, भंग करना, कानूनों को राज की स्वीकृति देना, उसके औपचारिक अधिकार शामिल होते हैं। दूसरा आता आपके लिए हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब क्या है? इसके अंदर क्या शामिल होता है? तो ये ब्रिटेन की वास्तविक शक्ति केंद्र होती है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है वो क्या होता है? ब्रिटेन की वास्तविक शक्ति केंद्र है और इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं के अंदर आया है कि हाउस ऑफ कॉमन्स की विशेषताएं बताओ। तो इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 650 है। जो दल इस सदन में बहुमत प्राप्त करता है वही सरकार बनाता है। प्रधानमंत्री इसी सदन का सदस्य होता है। सभी वित्तीय विधेयक यानी मनी बिल्स इसी सदन से प्रारंभ होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से छोटा वाला क्वेश्चन बन सकता है। और ये सदन सरकार को क्या बनाती है? उत्तरदायी बनाती है। ये थी आपके लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की विशेषताएं। फिर बात करते हैं अगर हम कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? तो ये संसद का उच्च सदन है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? ये उच्च सदन है। जबकि निम्न सदन अपने भारत के अंदर क्या होता है? निम्न सदन से प्रधानमंत्री वाला है, ये लोकसभा होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। उसी प्रकार से हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो क्या है? उच्च सदन है, जिससे सदस्यता चुनाव के आधार पर नहीं मिलती। यहां पर सदस्य या तो वंशानुगत रूप से होते हैं, जबकि राजकीय मनोनयन द्वारा नियुक्त होते हैं। जैसे अपने राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर मनोनयन होते हैं ना, उसी प्रकार से। इसके प्रमुख भाग क्या है? तो लाइफ पीयर्स, जिन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर राजा नियुक्त करते हैं। बिशप क्या होते हैं? तो चर्च ऑफ इंग्लैंड के वरिष्ठ बिशप होते हैं। जबकि वंशानुगत पीयर्स कौन होते हैं? अब संख्या इसकी सीमित हो गई है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की भूमिका पुनरीक्षण और सलाह देने की होती है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है उसकी क्या कार्य होता है? पुनरीक्षण करना, रिव्यू करना, उसको देखभाल करना, उसकी सलाह देने का कार्य किसका होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स का होता है। ये हाउस ऑफ
कॉमन्स के निर्णयों को रोक नहीं सकता, परंतु पुनर्विचार हेतु वापस जरूर भेज सकता है, जैसे राष्ट्रपति अपने यहाँ करते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए कि ब्रिटेन की संसद के अधिकार एवं कार्य, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ब्रिटिश संसद के अधिकार व्यापक और बहुआयामी है, जिसे हम गिन नहीं सकते लेकिन कुछ देख सकते हैं। जैसे पहला आता है विधायी, ठीक है। तो विधायी एक तो क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है। कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब दोनों सदनों से पारित होकर राजा की स्वीकृति प्राप्त होती है। और हाउस ऑफ कॉमन्स के पास अंतिम अधिकार होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स विधेयकों को केवल टाल सकता है, रोक नहीं सकता। यह आपको याद होना चाहिए क्या, कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स विधेयकों को केवल टाल सकता है, उसे मनाही नहीं कर सकता, उसे रोक नहीं सकता। संसद निम्न सदनों के विधेयक द्वारा पारित होती है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो सामान्य विधेयक होते हैं, एक वित्तीय विधेयक होते हैं, एक संवैधानिक महत्व के विधेयक होते हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित विधेयक होते हैं। ये क्या होते हैं, विधेयक होते हैं। अगला पॉइंट बात करेंगे वित्तीय अधिकार। तो सभी धन विधेयक के केवल हाउस ऑफ कॉमन्स में ही प्रयुक्त होते हैं। सरकार को कर वसूलने और व्यय के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है। वार्षिक बजट संसद में प्रस्तुत होता है और इसे अनुमोदित करना संसद का विशेषाधिकार माना जाता है। सरकार की आय व्यय पर संसद का पूरा नियंत्रण होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का वित्तीय मामलों पर प्रभाव लगभग क्या होता है, न के बराबर यानी नगण्य होता है। अगला पॉइंट तीसरा, कार्यपालिका पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो ब्रिटेन की संसद का सबसे प्रभावी कार्य सरकार को उत्तरदायी बनाना है। ब्रिटेन में कार्यपालिका विधायिका की उपज होती है, इसलिए संसद का सरकार पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अगला पॉइंट आपके लिए कि संसद निम्न तरीकों से नियंत्रण करती है। तो पहला पॉइंट है प्रश्नकाल, दूसरा बहस एवं चर्चा, तीसरा अविश्वास प्रस्ताव, चौथा समितियां, पांचवा होता है मंत्री स्तरीय उत्तरदायी सिद्धांत, जिसके अंदर क्या होता है कि मंत्रियों को संसद के प्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया जाता है। समितियां सरकार की जांच करती है। हाउस ऑफ कॉमन सरकार को गिरा सकता है। अगला पॉइंट आपके लिए डी है कि प्रतिनिधित्व एवं लोकतांत्रिक कार्य क्या होते हैं। तो संसद जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है और विशेष रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स जनता के मतदाता क्षेत्रों से चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनता है। संसद जनता की समस्याओं, शिकायतों और आकांक्षाओं को प्रस्तुत करती है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है। अगला पॉइंट क्या है कि संसद जन भागीदारी और सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। फिर आपके लिए जो ई पॉइंट है न्यायिक कार्य, जुडिकल फंक्शंस। तो हालांकि 2009 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बाद कई न्यायिक अधिकार संसद से हटा लिए गए, फिर भी कुछ न्यायिक कार्य पूर्व में व कुछ अब सीमित रूप में मौजूद है। पहला पॉइंट है इसके अंदर, ऐतिहासिक रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। कुछ मामलों में संसद महाभियोग प्रक्रिया चला सकती है, अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। हालांकि अब न्यायिक अधिकार अपेक्षाकृत सीमित हो चुके हैं। फिर आपके लिए अगला पॉइंट है संविधान संबंधी कार्य। तो संविधान संबंधी कार्य आपको क्या देखने हैं, तो ब्रिटेन का संविधान लिखित रूप में नहीं है, इसलिए संसद को सार्वभौम विधायिका माना जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी को सब्सक्राइब नहीं है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और बाकी आपके लिए कोई भी पीडीएफ क्लासेज है या एमसीक्यू से संबंधित कोई भी जानकारी है, अपडेट्स है, आप सभी इस क्यूआर कोड के माध्यम से या व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज करके आप वहां से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्या है कि संसद किसी भी कानून को बना सकती है, संशोधित कर सकती है या समाप्त कर सकती है। ये प्रश्न अच्छा है। संसद क्या कर सकती है, किसी कानून को बना सकती है, संशोधित कर सकती है, समाप्त कर सकती है। कोई भी न्यायालय संसद के कानून को असंवैधानिक नहीं घोषित कर सकता। संसद नए संवैधानिक प्रावधानों को लागू कर सकती है और संसद की संवैधानिक सर्वोच्चता ब्रिटिश लोकतंत्र की विशेष पहचान है। अगला पॉइंट आपके लिए मंत्रिमंडल निर्माण में भूमिका। तो मंत्रिमंडल निर्माण के अंदर भूमिका कैसे, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार बनाता है, प्रधानमंत्री उसी दल का नेता होता है, मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य कॉमन्स से चुने जाते हैं। सरकार तभी तक टिक सकती है जब तक कॉमन्स का बहुमत उसके साथ होता है। इस प्रकार सरकार का अस्तित्व सीधे सीधे संसद पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट है राष्ट्रीय नीतियों एवं विदेश नीति पर नियंत्रण। तो संसद विदेश नीति, युद्ध या शांति संबंधी निर्णयों पर चर्चा करती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर सरकार को उत्तरदायी बनाती है, रक्षा, परमाणु नीति, कूटनीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी विचार भी करती है। अगला पॉइंट आपके लिए कि जनहित एवं कल्याणकारी कार्य कौन कौन से हैं, तो जनहित एवं कल्याणकारी कार्य तो संसद के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन आदि के लिए नीतियां बनाती है, कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटित करती है, मानवाधिकार एवं नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम बात करेंगे निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष आप अच्छे से पढ़ लेना। हम बात करते हैं सीधे तीसरे क्वेश्चन की।
तीसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भूमिका, शक्तियों एवं महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो ये आप अच्छे से कवर कर लेना। मैं आपको सीधा चौथा क्वेश्चन बता देता हूं। चौथा क्वेश्चन कौन सा आपके लिए, इसके अंदर आपको मंत्रिपरिषद का नेता, सत्तारूढ़ दल का, क्योंकि हर यूनिट से आपने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे ताकि मैं आपको 1 घंटे की महामैराथन क्लास के अंदर सारा कुछ कवर करवा दूं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए, चाहे कोई भी टॉपिक है, चाहे कौन से भी देश का पॉलिटी देखने को मिले, तो वो सारा आपने इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। जिसको पीडीएफ लेनी है आप वहां से मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको हर अपडेट्स मिल सके। अगला प्रश्न संख्या 4 कि अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से आप इसको कवर करें। तो अमेरिकी संविधान विश्व के सबसे पुराने प्रचलित संविधानों में से एक माना जाता है। 17 सितंबर 1787 को इसे स्वीकार किया गया और 1789 में इसे लागू किया गया। ये संविधान न केवल अमेरिका की राजनीतिक संरचना की रीढ़ है, बल्कि विश्व के अनेक लोकतांत्रिक देशों के लिए एक आदर्श मॉडल भी माना जाता है। इसके निर्माण में स्वतंत्रता संग्राम, उपनिवेशवाद से मुक्ति की भावना एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानने की विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नीचे अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है जो 7 अनुच्छेदों और 27 संशोधनों से मिलकर बना है। इसका संपूर्ण पाठ संहिताबद्ध है, जिसमें नागरिकों, न्यायालयों और सरकार के लिए अधिकारों और कर्तव्यों को समझना आसान होता है। लिखित स्वरूप उसकी स्थिरता और स्पष्टता का आधार है। दूसरा पॉइंट है लचीला लेकिन कठोर संविधान। लचीला लेकिन कठोर संविधान। तो अमेरिकी संविधान में सुधार की प्रक्रिया न तो केवल सरल है, न ही अत्यधिक कठिन। संशोधन के लिए संसद में 2/3 बहुमत है और राज्य की विधानसभा में 3/4 बहुमत आवश्यक है। इस प्रक्रियाओं से संविधान स्थिर भी है और आवश्यकता पड़ने पर बदलाव की गुंजाइश भी रखता है, इसलिए इसे राइट्स येट फिक्स बैलेट कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है संघीय शासन प्रणाली। तो अमेरिका एक संघीय राज्य है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। राष्ट्रीय स्तर की शक्तियां जैसे रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, व्यापार आदि। तो राज्य स्तर की शक्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, प्रशासन, स्थानीय शासन होती है। साथ ही आपको यह सुनिश्चित करता है कि टकराव की स्थिति में संघीय कानून सर्वोपरि होगा और यह व्यवस्था एक मजबूत केंद्र और सशक्त राज्यों के बीच संतुलन स्थापित करती है। चौथा पॉइंट आपके लिए शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन कैसे? तो संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच स्पष्ट विभाजन स्थापित किया ताकि कोई भी संस्था अत्यधिक शक्तिशाली न हो सके। विधायिका कानून बनाती है जबकि कार्यपालिका कानून लागू करती है और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है। ये सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रेरित है और अमेरिका की लोकतांत्रिक संरचना की प्रमुख नींव मानी जाती है। पांचवा पॉइंट आपके लिए नियंत्रण और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंस। तो अमेरिकी की संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक चेक्स एंड बैलेंस है। इस व्यवस्था में तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। क्या करते हैं? तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा बनाए कानूनों पर वीटो लगा सकता है। कांग्रेस राष्ट्रपति के वीटो को 2/3 बहुमत से निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका कानूनों या न्याय कार्यपालिका के आदेशों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, जबकि राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त करता है लेकिन अनुमोदित सीनेट द्वारा होता है। इससे सत्ता का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलती है और लोकतांत्रिक संतुलन बना रहता है। छठा पॉइंट आपके लिए न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार के किसी भी कानून या निर्णय को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। फिर मैरबरी मेडिसन 1803 के ऐतिहासिक निर्णय में यह शक्ति स्वीकार की गई और यह विशेषता लोकतंत्र की रक्षा का सबसे बड़ा साधन है क्योंकि यह मनमानी और असंवैधानिक कार्यों पर नियंत्रण लगाती है। सातवां पॉइंट है राष्ट्रपति आधारित शासन प्रणाली। तो अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख है। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुना जाता है और कार्यपालिका विधायिका से अलग रहती है और ये प्रणाली स्थिर कार्यपालिका प्रदान करती है और नेतृत्व में निरंतरता बनाए रखती है। अगला 8वां पॉइंट कौन सा है? कि मूल अधिकारों की सुरक्षा, बिल ऑफ राइट्स। तो अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्याय, फेयर ट्रायल, ये आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपके लिए व्यक्तियों की सुरक्षा, हथियार रखने का अधिकार है, अनुचित तलाशी से सुरक्षा है। ये अधिकार अमेरिकी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचारधारा को प्रतिबंधित करते हैं। अगला 9वां पॉइंट कौन सा आपका? सर्वोच्च संविधान। तो सर्वोच्च संविधान यही कि अमेरिका में संविधान देश का सर्वोच्च कानून है।
कोई भी कानून, सरकारी आदेश, न्यायालय का निर्णय संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। ये सुनिश्चित करता है कि संविधान सर्वोपरि रहे और कोई भी संस्था इसके विरुद्ध कार्य न कर सके। फिर आपके लिए 10 पॉइंट है द्विसदनीय विधायिका। तो द्विसदनीय विधायिका के अंदर अमेरिकी की संविधान संसद कांग्रेस कहलाती है, जिसके 2 सदन है। आपको याद होना चाहिए, द्विसदनीय विधायिका जो की होती है, कौन सी होती है? कांग्रेस होती है, ठीक है। इसके 2 सदन है। पहला होता है सीनेट, प्रत्येक राज्य से 2 होते हैं। प्रतिनिधि सभा, जनसंख्या के आधार पर सदस्य होते हैं इसमें। ये संरचना बड़े और छोटे राज्यों के हितों का संतुलन बनाती है और व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। अगला 11 पॉइंट है स्वतंत्र एवं शक्तिशाली न्यायपालिका। तो अमेरिका में न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आजीवन नियुक्त होते हैं। उन्हें केवल असाधारण स्थिति में हटाया जा सकता है। ये व्यवस्था न्यायपालिका को निष्पक्षता और स्वतंत्र निर्णय क्षमता प्रदान करती है। फिर आपको क्या ध्यान करना है? अगला पॉइंट आपके लिए कि 12 नंबर संघीय सर्वोच्च न्यायपालिका की भूमिका। तो सुप्रीम कोर्ट न केवल कानूनों की व्याख्या करती है, बल्कि अधिकारों की रक्षा, संघीय ढांचे के विवादों का समाधान, नीतिगत विवादों में संविधान की व्याख्या में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आपके लिए इसके ऐतिहासिक निर्णयों ने अमेरिका के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित किया है। 13 नंबर पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण। तो कैसे? कि संविधान का मुख्य आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्या है? संविधान का मुख्य आधार व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अमेरिकी संस्कृति पर आधारित है और संविधान इसके हर पहलू की सुरक्षा करता है। उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो सरकार की शक्ति सीमित है, नागरिकों के अधिकार व्यापक है, किसी भी प्रकार का दमन या सरकारी अत्याचार न्यायिक समीक्षा के माध्यम से रोका जा सकता है। अगला 14 नंबर पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, तो अमेरिका में स्टेट और चर्च पर का पूर्ण पृथक्करण है। संविधान सरकार को किसी भी धर्म को बढ़ावा देने या दमन करने से रोकता है। फर्स्ट अमेंडमेंट में इसकी स्पष्ट घोषणा की गई है, यानी घोषणा पत्र के अंदर। ठीक है, फिर आपके लिए 15 नंबर पॉइंट है कि संविधान की संक्षिप्तता, शॉर्ट एंड प्रेसिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकी संविधान बहुत ही संक्षिप्त है। मूल संविधान लगभग 4300 शब्दों का है, यानी 4300 शब्दों का है और ये केवल शासन व्यवस्था के मुख्य सिद्धांतों को तय करता है। जिसने भी अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है, आप एक बार जोरदार तरीके से लाइक कर दे और अपने सभी साथियों को शेयर कर दे, ताकि परीक्षा के अंदर आपकी तरह उनकी भी मदद हो सके। और कोई विद्यार्थी, हम यही चाहते हैं कि कोई विद्यार्थी बेक या फेल नहीं आए, ताकि उनका पैसों का नुकसान नहीं हो, समय बर्बाद नहीं हो और आपकी परीक्षा अच्छे से अच्छे, और आप उनके अंदर जो भी आपको लिमिट सिलेबस के अंदर हम तैयारी करवाते हैं, आप उन्हीं सिलेबस को याद करके अच्छे से टॉपिक को क्लियर करके परीक्षा के अंदर लिख आए। वाकई में आपके अच्छे नंबर बनेंगे और मेरा वादा है आपको लिमिट सिलेबस और आपको जो तैयारी करवाती है उनसे बेस्ट और आपके लिए कुछ नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसके संक्षिप्त होने से इसकी व्याख्या की गुंजाइश बनी रहती है और जो इसे आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार ढालने में सहायक होती है। अगला 16 नंबर पॉइंट है द्वैत शासन प्रणाली, ड्यूअल पॉलिसी। तो अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों के अपने अपने संविधान, न्यायालय, कार्यपालिका, विधायिका होती है और ये द्वैत व्यवस्था संघीय ढांचे को मजबूत बनाती है और राज्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित करती है। 17 नंबर पॉइंट क्या है? राजनीतिक दलों की भूमिका। तो हालांकि संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं है, फिर भी अमेरिकी लोकतंत्र का संचालन मुख्यतः द्विदलीय व्यवस्था, 2 पार्टी सिस्टम पर आधारित है। एक तो डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी। ये व्यवस्था स्थिर राजनीतिक ढांचा प्रदान करती है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, शक्तियां और सीमा स्पष्ट करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा नहीं, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम प्रणाली के माध्यम से होता है। ये प्रक्रिया विश्व की सबसे अनोखी लोकतांत्रिक प्रणालियों से एक है। पहला आता है पात्रता, क्या है इसकी? एलिजिबिलिटी। तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिकी नागरिक होना आवश्यक होता है। फिर उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अमेरिका में 14 वर्ष निवास अनिवार्य है। दलों द्वारा उम्मीदवार चयन होता है। अमेरिका में 2 प्रमुख दल होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक होती है रिपब्लिकन पार्टी। दोनों दल राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने के लिए राज्यों में प्राइमरी चुनाव या कॉकस आयोजित करते हैं। इन चुनावों में प्रतिनिधि चुनकर नेशनल कन्वेंशन में भेजे जाते हैं और कन्वेंशन में बहुमत प्रतिनिधि जिस व्यक्ति को समर्थन देते हैं वही दल का आधिकारिक उम्मीदवार बनता है। तीसरा पॉइंट है आम चुनाव। कौन सा है? आम चुनाव। हर 4 वर्ष बाद नवंबर महीने के पहले मंगलवार को दूसरे पूरे देश में एक साथ मतदान होता है। जनता वास्तव में राष्ट्रपति को सीधा वोट नहीं देती, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों को वोट जरूर देती है। चौथा पॉइंट क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली क्या होती है? तो अमेरिका के कुल इलेक्टोरल वोट है 538। कितने? संख्या याद कर लेना। इलेक्टोरल के वोट कितने? 538 है। 435 प्रतिनिधि सभा के होते हैं, 100 सीनेट के होते हैं,
3 वॉशिंगटन डीसी के होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता होती है। अधिकतर राज्यों में विनर टैक्स ऑल प्रणाली लागू होती है। जिस व्यक्ति को राज्य में अधिक वोट मिले उसे उस व्यक्ति के राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं, सिवाय मैन और नेब्रास्का के। 2 जगह हैं, एक तो सिवाय मैन और नेब्रास्का के। अगला 5 पॉइंट है इलेक्टोरल कॉलेज का मतदान क्या होता है। तो दिसंबर महीने के इलेक्टर्स अपने अपने राज्यों से मिलकर औपचारिक वोट देते हैं। जनवरी में अमेरिकी कांग्रेस इसकी पुष्टि करती है। 6वां पॉइंट आपके लिए शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण क्या है। तो 20 जनवरी को राष्ट्रपति शपथ लेता है और अपना कार्यकाल शुरू करता है। कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, अधिकतम 2 कार्यकाल 1951 का 22वां संविधान संशोधन हमें ये बताता है। फिर अगला दूसरा पॉइंट है अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की। तो अमेरिकी संविधान ने राष्ट्रपति को अत्यधिक प्रभावशाली परंतु नियंत्रित शक्तियां प्रदान की है। क्या कहा है। एक तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, सैन्य प्रमुख होता है, राज्य प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। पहला पॉइंट इसके अंदर कार्यपालिका संबंधित शक्तियां, तो सभी विभागों और एजेंसियों पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। कैबिनेट सदस्यों एवं उच्च अधिकारियों की नियुक्ति सीनेट की मंजूरी आवश्यक होती है। संघीय कानूनों के क्रियान्वयन की सर्वोच्च जिम्मेदारी होती है। कार्यकारी आदेश जारी कर प्रशासनिक निर्णय ले सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर। तो कांग्रेस को संदेश, सिफारिश देना, कानून प्रस्तावित कराना या समर्थन देना, कांग्रेस द्वारा पारित बिल पर वेटो लगा सकता है, विशेष सत्र बुला सकता है। वेटो शक्ति क्या होती है। तो राष्ट्रपति के लिए कांग्रेस को संतुलित करने का महत्वपूर्ण साधन है, परंतु कांग्रेस 2/3 बहुमत से इसे निरस्त कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके लिए कूटनीतिक शक्तियां कौन सी होती है। तो विदेश नीति निर्माण का केंद्र होता है, अन्य देशों से संधियां कर सकता है, सीनेट की 2/3 मंजूरी आवश्यक होती है। इसके अंदर राजदूतों की नियुक्ति होती है, देशों की मान्यता या संबंधों में बदलाव का अधिकार है। चौथा पॉइंट है सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर्स कौन सी है। तो अमेरिकी सेना, नौसेना, वायुसेना, मरीन और स्पेस फोर्स का सर्वोच्च कमांडर होता है कौन, ये प्रेसिडेंट। युद्ध काल में सेना उपयोग का अधिकार होता है, परंतु युद्ध घोषित करने का अधिकार कांग्रेस के पास होता है। कांग्रेस वहां की एक संसद है, ठीक है। फिर 5 पॉइंट है न्यायिक शक्तियां, जुडिकल पावर्स। तो संघीय न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीश, अभियोजकों की नियुक्ति सीनेट की सहमति से होती है। दया, क्षमा, दंड, विराम, सजा कम करने का अधिकार फेडरल अपराधों में किया जा सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है आपके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की सीमाएं, ठीक है, लिमिट्स क्या है। तो अमेरिकी संविधान के अंदर कुछ प्रणाली है, कुछ सर्वशक्तिमान नहीं हो सकती, राष्ट्रपति कुछ शक्तियां हैं जो सीमित है। पहला पॉइंट है इसके अंदर कांग्रेस द्वारा नियंत्रण है। कैसे। तो सभी वित्तीय शक्तियां कांग्रेस के पास है, युद्ध घोषित करने का अधिकार भी कांग्रेस को है, राष्ट्रपति के वेटो 2/3 बहुमत से पलटा जा सकता है, बजट, नियुक्तियां, संधियां सभी पर कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक मानी जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियंत्रण होता है, यानी राष्ट्रपति के आदेश असंवैधानिक घोषित किए जा सकते हैं। फिर आपके लिए अगला पॉइंट है न्यायालय कार्यपालिका की मनमानी को रोक सकता है। उदाहरण के रूप में कई कार्यकारी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए हैं। तीसरा कौन सा है इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग का खतरा। यदि राष्ट्रपति विश्वासघात करे, रिश्वत लेता हो या उच्च अपराध या दुराचार करता हो तो प्रतिनिधि सभा उस पर महाभियोग लगाती है और सीनेट उसे पद से हटा सकती है। क्या कर सकती है, हटा कर सकती है। चौथा पॉइंट है आपके लिए 2 कार्यकाल की सीमा, यानी एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, इससे सत्ता केंद्र बनने की संभावना सीमित रहती है। 5वां पॉइंट आपके लिए आता है संघीय ढांचा, फेडरलिज्म, ठीक है। अमेरिका राज्यों का संघ है और कई शक्तियां राज्यों को मिली हुई है। राष्ट्रपति राज्यों पर आदेश नहीं थोप सकता, कई मामलों में राज्य स्वतंत्र भी माना जाता है। 6वां पॉइंट आपके लिए कौन सा है कि राजनीतिक दल और मीडिया का दबाव है। कैसे दबाव है। तो राष्ट्रपति अपनी पार्टी के समर्थन पर निर्भर करता है, जनमत, मीडिया, कोर्ट और विपक्ष उसके कार्यों पर निगरानी रखते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक माना जाता है, परंतु वह सर्वशक्तिमान नहीं होता, क्योंकि उसकी शक्तियां संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से सीमित की गई है, चाहे कांग्रेस, न्यायपालिका, राज्यों के माध्यम से। इसलिए अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रहता है। इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली के माध्यम से चुना गया राष्ट्रपति प्रशासन, विदेश नीति और सेना का प्रमुख होकर भी लोकतांत्रिक नियंत्रण में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7, अमेरिका के न्यायिक तंत्र की विशेषताएं बताइए और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं और क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक करें और तब तक आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका का न्यायिक तंत्र संघीय ढांचे पर आधारित है और ये विश्व के सबसे स्वतंत्र शक्तिशाली न्यायिक तंत्रों में से एक माना जाता है। पहला पॉइंट इसके अंदर संघीय न्यायिक संरचना, यानी अमेरिका में 2 स्तरों पर न्यायालय, पहला संघीय और दूसरा राज्य स्तर, यानी एक तो फेडरल
कोर्ट और एक होता है स्टेट कोर्ट। दोनों को अधिकार सीमा संविधान द्वारा निर्धारित है। दूसरा पॉइंट आता है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। देश का सर्वोच्च न्यायालय यूएसए सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1789 के जुडिक्रियली एक्ट से मानी जाती है। इसके निर्णय अंतिम माने जाते हैं। तीसरा पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन। तो अमेरिकी राष्ट्र न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के विरुद्ध किसी भी कानून या कार्यपालिका के आदेश को अवैध घोषित कर सकता है। मार्बरी बनाम मेडिसन केस में यह सिद्धांत स्थापित हुआ था। फिर आपके लिए जजों की नियुक्ति और कार्यकाल। तो अमेरिका में दलीय संघीय न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और सीनेट अनुमोदित कर देती है। जजों का कार्यकाल आजीवन होता है गुड बिहेवियर के आधार पर, यानी जो अच्छा अगर उनका व्यवहार होता है तो उनके आधार पर कार्यकाल आजीवन भी कर सकते हैं। ये उन्हें राजनीतिक दबाव से मुक्त करता है। फिर 5 पॉइंट है शक्तियों का पृथक्करण। तो अमेरिकी संविधान में तीनों अंग, चाहे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका, स्पष्ट रूप से अलग होते हैं और न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होती है। फिर छठा पॉइंट है केस लॉ और मिसालों का महत्व। तो अमेरिकी न्यायालय कॉमन लॉ प्रणाली पर आधारित है। पूर्ण निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। फिर सातवां पॉइंट है ज्यूरी प्रणाली। कई मामलों में ज्यूरी द्वारा निर्णय देने की परंपरा है, जो अमेरिकी न्याय व्यवस्था की विशेष पहचान मानी जाती है। 8 पॉइंट है अधिकारों की रक्षा। अमेरिकी न्यायपालिका नागरिक अधिकारों, मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। बिल ऑफ राइट्स दी अमेंड्स की व्याख्या द्वारा लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। अगला पॉइंट क्या है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। तो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट देश के संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्था का केंद्र है। इसकी भूमिकाएं कुछ निम्नलिखित है जो आपको देखनी है। पहला पॉइंट क्या है संविधान का संरक्षक, ठीक है, गार्डन। तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। किसी भी विवाद की अंतिम स्थिति में उसका निर्णय अंतिम होता है। दूसरा है न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग। सुप्रीम कोर्ट कानूनों, नीतियों, सरकारी आदेशों की संविधान के अनुरूपता की जांच करता है। असंवैधानिक होने पर उन्हें रद्द कर देता है। इससे संतुलन एवं नियंत्रण सिद्धांत मजबूत हो जाता है। तीसरा पॉइंट कौन सा आपके लिए कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे। तो सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति, धर्म, निजता, समानता की रक्षा करता है। इसके कई ऐतिहासिक निर्णय ने क्या किया है नागरिक अधिकारों की रक्षा दी गई है। चौथा पॉइंट है संघीय ढांचे की रक्षा करना। तो संघीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित मामलों पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। ये संघीय एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 5 पॉइंट है विवाद निपटान। तो कैसे तो सुप्रीम कोर्ट कुछ सुनवाई कर सकता है, जैसे कि राज्यों के बीच विवाद, संघीय सरकार व राज्यों के बीच विवाद, संविधान संबंधी मुकदमे, हाईकोर्ट से आने वाली अपीलें, नजीर स्थापित करना। अगला छठा पॉइंट कौन सा है नजीर स्थापित करना। क्या होता है नजीर। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भविष्य के मामलों के लिए कानून बन जाते हैं। ये निर्णय पूरे देश में लागू होते हैं। 7वां पॉइंट आपके लिए राष्ट्रीय नीतियों पर प्रभाव डालना। तो सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के रूप में नस्लीय भेदभाव समाप्त करना, गर्भपात से जुड़े अधिकार होते हैं, मतदान अधिकारों का निर्णय करता है। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो अमेरिकी न्यायिक तंत्र का मुख्य आधार स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, संघीय संरचना, न्यायाधीशों का आजीवन कार्यकाल है। सुप्रीम कोर्ट ने केवल संविधान का संरक्षक है, बल्कि नागरिक अधिकारों का संरक्षक, संघीय ढांचे का संतुलन करता तथा राष्ट्रीय नीतियों को दिशा देने वाला सर्वोच्च संस्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 8 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं तथा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रक्रियाएं स्पष्ट करो। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है और क्लास को शेयर करना है। तो स्विट्जरलैंड का संविधान विश्व में सबसे विशिष्ट माना जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित है और जनता को अत्यधिक राजनीतिक अधिकार देता है। उनकी प्रमुख विशेषता क्या है। पहला है लिखित एवं संघीय संविधान। तो स्विट्जरलैंड का संविधान 1848 में निर्मित होता। छोटा वाला क्वेश्चन यहां से बन सकता है, याद कर लेना। स्विट्जरलैंड का संविधान 1848 के अंदर निर्मित हुआ तथा 1999 में इनका नवीन रूप लागू हुआ। ये एक लिखित संविधान है और देश 26 कैंटोन राज्यों का संघीय ढांचा अपनाता है। प्रत्येक कैंटन का अपना संविधान भी होता है। दूसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। तो स्विट्जरलैंड को जनता की प्रयोगशाला कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है लोकतंत्र की प्रयोगशाला कहा जाता है। यहाँ जनता को विधायी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का अधिकार है। जनमत संग्रह या जनसंघ प्रस्ताव भी कहते हैं इनको। फिर तीसरा है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। कैसे तो संघीय स्तर पर 3 प्रमुख संस्थाएं, संघीय सभा, संघीय परिषद, संघीय न्यायालय, तीनों के अधिकार स्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं। चौथा पॉइंट आपके लिए द्विसदनीय विधानमंडल। तो संघीय सदन 2 सदनों में होती है। एक तो होती है नेशनल काउंसिल, जिसके अंदर जनसंख्या आधारित प्रतिनिधि होते हैं। दूसरे होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कैंटोन आधारित प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं। दोनों सदनों की शक्ति लगभग समान होती है। 5वां पॉइंट कौन सा है सामूहिक कार्यपालिका। तो स्विट्जरलैंड ने राष्ट्रपति एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होता,
कार्यपालिका 7 सदस्यों की कैबिनेट होती है जो मिलकर निर्णय लेती है कि ये सामूहिक नेतृत्व प्रणाली की विशेषता मानी जाती है। छठा पॉइंट है संविधान संशोधन में जनता की भूमिका। किसी भी संवैधानिक संशोधन को तभी लागू किया जा सकता है जब जनमत संग्रह में बहुमत तथा कैंटोन का बहुमत दोनों उसकी स्वीकृति दे। इसे डबल मेजोरिटी कहा जाता है। सातवां पॉइंट है विकेंद्रीकरण। तो स्विट्जरलैंड का प्रशासन अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। स्थानीय इकाइयों को पर्याप्त अधिकार दिए गए। शिक्षा, पुलिस, कर व्यवस्था आदि विषय मुख्यतः कैंटोनों के अधीन मानी जाती है। मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासेज सभी देख सकते हैं, चाहे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान की क्लास चल रही है या इससे पहले कोई भी कंप्यूटर की क्लास है, वो सबके लिए लगा रखी गई है। फिर 8 नंबर पॉइंट है कि बहुभाषीय और बहुसांस्कृतिक संविधान क्या है। तो स्विट्जरलैंड में 4 आधिकारिक भाषाएं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमांस। संविधान सभी भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों को सम्मान देता है। अगला पॉइंट है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रक्रिया, यानी पहला पॉइंट है जनमत संग्रह। ये प्रक्रिया जनता को सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में अंतिम निर्णय का अधिकार देती है और इसके 2 प्रकार है। पहला है वैकल्पिक जनमत संग्रह, ऑप्शनल रिफरेंडम। दूसरा होता है अनिवार्य जनमत संग्रह। तो हम बात करेंगे जन प्रस्ताव की, पॉपुलर, ठीक है। यदि जनता किसी नए कानून या संविधान संशोधन का सुझाव देना चाहे तो 18 माह के अंदर 1 लाख हस्ताक्षर इकट्ठे कर सरकार को प्रस्तुत कर सकती है। इसके बाद संसद प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है, संशोधन रूप दे सकती है। फिर बात करें अगर यह अस्वीकार भी कर सकती है और अंतिम निर्णय जनमत संग्रह द्वारा होता है। अगला तीसरा पॉइंट है लोक वीटो। जनता को किसी कानून को रोकने का अधिकार होता है। यदि कानून से असहमति हो तो लोग हस्ताक्षर करके उस कानून को प्रभावी रूप से रोक सकते हैं। चौथा पॉइंट आपके लिए क्या है कि अधिकार निरसन यानी पुनरीक्षण प्रक्रिया। तो कुछ कैंटोनों में जनता अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है या उसके निर्णयों को निरस्त कर सकती है। यह स्थानीय स्तर पर अत्यधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण माना जाता है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो स्विट्जरलैंड का संविधान प्रत्यक्ष लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण और सामूहिक कार्यपालिका के कारण विशिष्ट है। यह जनता ही सर्वोच्च सत्ता का स्रोत होती है और वह न केवल सरकार चुनती है बल्कि कानून निर्माण और संविधान संशोधन में भी सीधी भूमिका निभाती है। ये लोकतांत्रिक सहभागिता का विश्व का सर्वश्रेष्ठ मॉडल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद की संरचना एवं कार्यों का वर्णन करो। तो आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका का संचालन संघीय परिषद द्वारा होता है, जो कि दुनिया की विशिष्ट और सामूहिक प्रणाली का उदाहरण है। राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत सीमित होती है और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, संघीय परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो सदस्यों की संख्या देखते हैं हम। सबसे पहले सदस्यों की संख्या देखें तो संघीय परिषद कुल 7 सदस्यों से मिलकर बनी है। प्रत्येक सदस्य किसी एक मंत्रालय विभाग का प्रमुख होता है। दूसरा है निर्वाचन प्रक्रिया। तो परिषद के सदस्यों का चुनाव संघीय संसद द्वारा किया जाता है। चुनाव 4 वर्षीय कार्यकाल के लिए होता है, परंतु सदस्य बार बार चुने जा सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी संसद द्वारा किया जाता है। अवधि केवल 1 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति केवल पहला 20 बराबर होता है, अतिरिक्त शक्तियां नहीं होती। चौथा पॉइंट क्या है, शक्तियों का संतुलन है, यानी सभी 7 सदस्य समान अधिकार रखते हैं। निर्णय सहयोग और सामूहिकता के सिद्धांत पर होता है। अब 5वां पॉइंट है पार्टी अनुपात, मैजिक फॉर्मूला। तो स्विट्जरलैंड में प्रचलित मैजिक फॉर्मूला के आधार पर परिषद में कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व संतुलित रूप में रखा जाता है। उद्देश्य होता है इसका राजनीतिक स्थिरता और बहुदलीय सामंजस्य स्थापित करना होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, संघीय परिषद के कार्य। तो क्या इसके फंक्शंस है, पहला है प्रशासनिक कार्य, संघीय स्तर पर सभी विभागों का संचालन करना, नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में जिम्मेदारी देना, प्रशासनिक सुधारों और योजनाओं का निर्देशन स्थापित करना। फिर आता है आपके लिए विधायिक कार्य। तो संसद के सामने विधायकों का प्रस्ताव रखना, संसद द्वारा पारित कानूनों का क्रियान्वयन करना, जनमत संग्रह के मुद्दों पर सरकार की राय प्रस्तुत करना। तीसरा पॉइंट आता है आपके लिए कार्यपालिका का सामूहिक नेतृत्व है। तो परिषद सामूहिक रूप से निर्णय लेती है, किसी सदस्य को व्यक्तिगत निर्णय का अधिकार नहीं होता। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के निर्णय सामूहिक बैठक में लिए जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है आपके लिए कि विदेश नीति। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों और विदेश मामलों का संचालन करना, स्विट्जरलैंड की तटस्थता नीति को बनाए रखने की जिम्मेदारी देना। 5वां पॉइंट होता है वित्तीय कार्य। तो वार्षिक बजट तैयार करना, कर नीति और आर्थिक योजनाओं का निर्माण करना। छठा पॉइंट है राष्ट्र रक्षा एवं सुरक्षा। तो नागरिक सुरक्षा, सैन्य नीति और राष्ट्रीय रक्षा की देखरेख, आपातकालीन स्थिति में त्वरित निर्णय। तो ये आपके लिए पॉइंट जो महत्वपूर्ण बता रहा हूँ, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 2 लाइन है तो 2 लाइन लिख कर आएंगे,
आपको अगर यहाँ से समझ में आता है ना, तो आप उसके अंदर अच्छे से 4 से 5 लाइन हर पॉइंट के अंदर, हर बिंदु के अंदर आप अच्छे से अगर लिख कर आओगे, यानी एक प्रश्न का अगर दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आया हुआ है तो आप उसके अंदर आराम से 3 से 4 पेज भरकर आइए, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आने के संभव रहते हैं। 7वां पॉइंट आपके लिए राष्ट्रपति के विशेष कार्य। तो पहला पॉइंट है संघीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करना, दूसरा औपचारिक एवं प्रतिनिधित्व कार्य, तीसरा है सीमित प्रशासनिक समन्वय की भूमिका स्थापित करना। चौथा पॉइंट आता है संघीय परिषद की विशेषताएं। तो सामूहिक नेतृत्व है, बहुदलीय सहयोग, सीमित राष्ट्रपति शक्तियां, राजनीतिक स्थिरता एवं निरंतरता, प्रशासन में समान एवं विकेंद्रीकरण होता है। 10वां क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड की द्विसदनीय नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट की संरचना एवं भूमिका समझाइए। हम इसको क्वेश्चन को आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11, चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं तथा मौलिक अधिकारों कर्तव्यों की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चीन के संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहला पॉइंट है समाजवादी प्रकृति। चीन का संविधान समाजवादी विचारधारा पर आधारित होता है। इसके अंदर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ तुंग विचार एवं समाजवादी आधुनिकीकरण को राज्य की मूल नीति माना गया है। संविधान का उद्देश्य समाजवादी राज्य, सामूहिक हित एवं पार्टी के नेतृत्व को स्थापित करना बताया गया है। दूसरा पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व। इसके अंदर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व कैसे, तो ये संविधान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्र का सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व मानता है। पार्टी का नेतृत्व संविधान से ऊपर व्यवहारिक रूप से स्वीकार किया जाता है। राज्य के सभी संस्थान, चाहे राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राज्य परिषद, सेना आदि पार्टी के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट है एक दलीय शासन व्यवस्था। तो संविधान में बहुदलीय प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था नहीं है। बहुदलीय सहयोग और राजनीतिक परामर्श की नीति के तहत कुछ दल नाम मात्र के रूप में उपस्थित हैं, पर सत्ता केवल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मानी गई है। फिर चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय जन कांग्रेस एनपीसी को सर्वोच्च शक्ति संस्था। चीन में संसद जैसी संस्था होने पर भी वास्तविक सत्ता एनपीसी के पास केंद्रित रहती है। एनपीसी संविधान संशोधन, कानून निर्माण, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति, बजट व नीति अनुमोदन जैसे अधिकार रखती है। फिर आपके लिए बात करें तो अगला पॉइंट है एकात्मक राज्य व्यवस्था। यद्यपि चीन एक विशाल देश है, फिर भी यह संविधान एकात्मक शासन पद्धति स्थापित करता है। प्रदेशों, नगरों व स्वायत्त क्षेत्रों को सीमित शासन दिया गया है, पर केंद्र सर्वोच्च मानी गई है। छठा पॉइंट क्या है, विस्तृत प्रस्तावना और उद्देशिता। संविधान की प्रस्तावना विचारधारा, ऐतिहासिक घटनाओं, समाजवादी निर्माण और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों का विस्तृत विवरण देती है। सातवां पॉइंट आता है आपके लिए आर्थिक नीति, यानी सामूहिक प्लस बाजार समाजवाद। तो संविधान समाजवादी आर्थिक व्यवस्था को मानता है, पर 2004 संशोधन में निजी संपत्ति संरक्षण को सीमित स्तर पर मान्यता दी गई। साइको इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमिक्स इसकी प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है। 8वां पॉइंट है नागरिक अधिकार और कर्तव्यों का विस्तृत उल्लेख। तो संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार व कर्तव्य देता है, परंतु इन पर व्यापक प्रतिबंध मौजूद है और ये अधिकार राज्य तथा पार्टी की प्राथमिकता के अधीन माने जाते हैं। 9वां पॉइंट आपके लिए आता है संविधान की कठोरता। संशोधन का अधिकार केवल राष्ट्रीय जन कांग्रेस के पास है, पर उनके लिए बहुमत आवश्यक होता है। यह संविधान अपेक्षाकृत कठोर माना जाता है। चीन में मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या है, तो चीन का संविधान नागरिकों को कुछ प्रमुख अधिकार प्रदान करता है, जिनका विवरण कुछ इस प्रकार है। जिसके अंदर पहला आता है समानता का अधिकार। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना जाता है, जाति भेदभाव निषिद्ध माना गया है। दूसरा है अभिव्यक्ति, प्रेस, सभा व संगठन का अधिकार यानी सीमित है। संविधान लोकतांत्रिक अधिकार देता है, पर यह राज्य समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टी के हितों में बंधे हुए हैं। व्यवहारिक रूप से यह अधिकार अत्यंत सीमित है। इंटरनेट सेंसरशिप है, राजनीतिक असहमति पर नियंत्रण है, मीडिया पर राज्य नियंत्रण है। तीसरा था धार्मिक स्वतंत्रता यानी सीमित है। धर्म मानने की आजादी है, पर सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के नाम पर कड़े प्रतिबंध है। केवल पंजीकृत राज्य नियंत्रित धार्मिक गतिविधियां अनुमति दी गई है। चौथा पॉइंट क्या है, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मनमानी गिरफ्तारी व उत्पीड़न पर रोक, परंतु सुरक्षा कानूनों के तहत सरकारी हस्तक्षेप व्यापक होता है। 5वां पॉइंट है संपत्ति का अधिकार यानी सीमित निजी संपत्ति। तो 2004 के संशोधन में निजी संपत्ति की सुरक्षा जोड़ी गई है, पर भूमि राज्य की होती है। छठा पॉइंट क्या है, शिक्षा एवं कार्य का अधिकार। तो नागरिकों को शिक्षा व कार्य का अधिकार दिया गया है और राज्य शिक्षा विस्तार को प्रोत्साहित करता है। सातवां पॉइंट क्या है, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। तो सामाजिक सुरक्षा का अधिकार राज्य नागरिकों की वृद्धावस्था, बेरोजगारी, स्वास्थ्य आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
चीन में मौलिक कर्तव्यों की स्थिति क्या है? तो चीन का संविधान कर्तव्यों पर विशेष जोर देता है। प्रमुख कर्तव्य राज्य और समाज के हितों की रक्षा करना, राष्ट्रीय एकता व सुरक्षा का संरक्षण करना, सैन्य सेवा का कर्तव्य करना, कर भुगतान का कर्तव्य करना, कानूनों का पालन करना। अगर हम इसके विश्लेषणात्मक निष्कर्ष की बात करें तो चीन का संविधान समाजवादी व केंद्रीकृत राजनीतिक ढांचे पर आधारित है। वास्तविक सत्ता संवैधानिक संस्थाओं की बजाय कम्युनिस्ट पार्टी की रावास रहती है। नागरिकों को दिए गए अधिकार सिद्धांत रूप में व्यापक पर व्यवहारिक रूप में सीमित है। विशेषकर राजनीतिक अधिकार कर्तव्यों को विशेष महत्व दिए गए और राष्ट्रवादी राष्ट्रहित सर्वोपरि माना गया है। संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा सामूहिक हित व राज्य नियंत्रण पर अधिक जोर देता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, चीन की राजनीतिक प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका और संगठनात्मक संरचना पर विशिष्ट कीजिए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी सेकंड सेमेस्टर से हमारे से जुड़े हुए, कुछ विद्यार्थी फर्स्ट सेमेस्टर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। तो आगे भी आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेज और पीडीएफ के लिए आप हमसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके साथियों को, क्योंकि हर विद्यार्थी के 5 से 7 फ्रेंड्स भी होते हैं, कॉलेज का ग्रुप भी होता है, तो आप उनके अंदर क्लास को शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं या क्लास को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चीन की राजनीतिक व्यवस्था में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी सर्वोच्च शक्ति केंद्र होती है। संविधान के अनुसार सीसीपी समाजवादी चीन का नेतृत्वकारी कोर है तथा राज्य, सेना, प्रशासन और समाज सभी पर इसका नियंत्रण होता है। चीन में बहुदलीय सहयोग व्यवस्था है, परंतु अंतिम निर्णय क्षमता केवल सीसीपी के पास रहती है। पहला पॉइंट अगर बात करें तो राजनीतिक प्रणाली में पार्टी की भूमिका, पहला पॉइंट क्या है? सर्वोच्च वैचारिक नेतृत्व। सर्वोच्च वैचारिक नेतृत्व यानी सीसीपी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ के तुंग विचार, देश सियाओपिंग सिद्धांत, 3 रिप्रेजेंट्स और सी जिनपिंग थॉट्स को मार्गदर्शक सिद्धांत मानती है। राज्य नीतियां इन्हीं विचारों पर आधारित होती है। दूसरा पॉइंट है नीति निर्माण और दिशा निर्देशन। तो चीन में सभी प्रमुख नीतियां, आर्थिक योजनाएं, विदेश नीति, रक्षा नीति आदि की अंतिम स्वीकृति पार्टी देती है। सरकार, संसद, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और न्यायालय सभी पार्टी लाइन का पालन करते हैं। तीसरा पॉइंट है कैडर नियंत्रण प्रणाली। तो कैडर नियंत्रण प्रणाली क्या होती है? तो सीसीपी सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य पदों पर अपने कैडर्स नियुक्त करती है। अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति और मूल्यांकन भी पार्टी का केंद्रीय संगठन विभाग तय करता है। चौथा पॉइंट है सेना पर पूर्ण नियंत्रण, पार्टी आर्मी मॉडल। तो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए देश की सेना नहीं बल्कि पार्टी की सेना है। सेंट्रल मिलिट्री कमिश्नर सीएमसी का अध्यक्ष सीसीपी महासचिव ही होता है। यहां से आपको छोटे वाले क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा देखें ताकि आपका हर पॉइंट, हर टॉपिक क्लियर हो सके। हमारा जो ये पीडीएफ है या क्लास आपके लिए लगा रही है, पूरा निचोड़ है, यानी जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस दे रखा है उसके अंदर से जो भी पीवाईक्यू आधारित क्वेश्चन है पिछले परीक्षाओं के अंदर पूछे गए वहीं से क्वेश्चन उठाए गए और ये परीक्षा के अंदर हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ से आपके लिए पूरा सिलेबस कवर होता है और ऐसे क्वेश्चन बने गए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप अगर लिख कर आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है? सामाजिक एवं तकनीकी नियंत्रण। तो पार्टी मीडिया, इंटरनेट, शिक्षा प्रणाली और सामाजिक संगठनों पर नियंत्रण रखकर सामाजिक स्थिरता बनाए रखती है। निगरानी तकनीकों, एआई, सोशल क्रेडिट सिस्टम को भी पार्टी नियंत्रण करती है। दूसरा पॉइंट आता है संगठनात्मक संरचना। सीसीपी की दुनिया सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है जिसकी संरचना बहुस्तरीय और अत्यंत अनुशासित है। तो पहला पॉइंट है नेशनल पार्टी कांग्रेस, हर 5 वर्ष में आयोजित सर्वोच्च निकाय, ये पार्टी के बुनियादी सिद्धांत, दिशा और केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव करती है। दूसरा पॉइंट क्या है? केंद्रीय समिति। केंद्रीय समिति यानी 200 के आसपास प्रभावशाली सदस्य, ये कांग्रेस के बीच सर्वोच्च निर्णयकारी संस्था होती है। तीसरा पॉइंट है पॉलिट ब्यूरो, केंद्रीय समिति से चुना गया लगभग 25 सदस्यों का समूह है जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेता है। चौथा पॉइंट क्या है? पॉलिट ब्यूरो स्थायी समिति पीएससी, तो 7 सदस्यों का अत्यंत शक्तिशाली समूह है। चीन का असली शासक निकाय माना जाता है। शी जिनपिंग इसका नेतृत्व करते हैं। अगला 5वां पॉइंट है महासचिव, जनरल सेक्रेटरी, यानी पार्टी का सर्वोच्च नेता तथा पीएससी का प्रमुख वर्तमान में शी जिनपिंग, यही व्यक्ति चीन के वास्तविक सत्ता केंद्र का प्रतिनिधि है। छठा पॉइंट है केंद्रीय सैन्य आयोग सीएमसी, पीएलए का पर पूर्ण नियंत्रण करता है, इसका अध्यक्ष भी महासचिव होता है। अगला है जमीनी संगठन, तो प्रांत, शहर, काउंटी, कस्बे, गांव और कार्यस्थलों में पार्टी शाखाएं होती है, इनकी भूमिका पार्टी नीतियों का क्रियान्वयन करती है। ये आपके लिए जो 13 नंबर क्वेश्चन है कि चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की संरचना, चुनाव शक्तियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आप इसको अच्छे से देख लें। स्ट्रक्चर क्या, आकार एवं सदस्य,
ये आपके लिए प्रतिनिधि है, चाहे एनपीसी की स्थायी समिति है या इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव कौन होते हैं और एनपीसी सदस्य कैसे चुने जाते हैं। तो पहला स्तर होता है गांव जिला चुनाव से, फिर प्रांतीय चुनाव होते हैं, फिर राष्ट्रीय एनपीसी के होते हैं। चुनाव की विशेषता, एक तो नियंत्रण होता है, उम्मीदवारों का अनुमोदन जरूरी होता है और औपचारिक रूप से होता है। वास्तविक शक्ति सीपीसी के पास होती है। फिर अगर शक्तियों की बात करें तो संवैधानिक शक्तियां आ जाती है, फिर विधायी शक्तियां आ जाती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है और एनपीसी स्टेट काउंसिल के कार्यों की समीक्षा करता है और नियंत्रण भी होता है न्यायपालिका पर। पीपुल्स कोर्ट्स भी होते हैं एसपीसी। बजट में आर्थिक शक्तियां होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा भी होती है, राजनीतिक नियंत्रण भी अगर देखने को मिलता है। अगर हम इसके सीधा निष्कर्ष की बात करें तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की सर्वोच्च कानूनी और संवैधानिक संस्था है, परंतु व्यवहार में इसकी शक्ति कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी की केंद्रीय भूमिका के अधीन है। एनपीसी का प्रमुख कार्य कानून बनाना, शीर्ष नेतृत्व की नियुक्ति करना, सरकार पर निगरानी करना, बजट स्वीकृति करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य। फिर भी वास्तविक निर्णय प्रक्रिया सीपीसी द्वारा संचालित होता है और एनपीसी उन निर्णयों को औपचारिक वैधता देने वाली संस्था के रूप में कार्य करती है। प्रश्न संख्या 14, फ्रांस के पांचवें गणराज्य के संविधान की विशेषताएं तथा अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली की व्याख्या करो। तो फ्रांस का पांचवा गणराज्य 1958 शार्ल दे गोल के नेतृत्व में स्थापित हुआ। यह संविधान फ्रांस की राजनीतिक अस्थिरता समाप्त करने और एक मजबूत कार्यपालिका देने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसकी विशेषताओं की बात करें तो लिखित एवं कठोर संविधान है। तो आपको पता होगा कि फ्रांस का संविधान एक संगठित है, लिखित दस्तावेज है, जिसमें अंदर 92 अनुच्छेद है और इसकी प्रक्रिया बहुत कठिन है। दोनों सदनों का समर्थन, जनमत संग्रह और आवश्यक सत्र होते हैं। अगर बात करें अर्धराष्ट्रपति सेमी प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था, 1958 का संविधान फ्रांस को न तो पूर्ण राष्ट्रपति प्रणाली देता है और न ही पूर्ण संसदीय, बल्कि दोनों का मिश्रण है। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दोनों कार्यपालिका में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तीसरा आता है द्विसदनीय संसद। तो जो फ्रांस की संसद होती है दो सदनों से मिलकर बनी है। एक तो राष्ट्रीय सभा, निचला सदन अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि दूसरा होता है सीनेट यानी उच्च सदन। फिर बात करते हैं शक्तिशाली राष्ट्रपति। तो फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, संसद भंग करने का अधिकार होता है, विदेश नीति का निर्देशन देता है, आपातकालीन शक्तियां होती है अनुच्छेद 16 के तहत उत्तरदायी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो यद्यपि राष्ट्रपति शक्तिशाली है, परंतु सरकार, पीएम और मंत्रिपरिषद, संसद विशेषकर राष्ट्रीय सभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अगर बात करें तो संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र स्थान देती है, जिसके अंदर विशेष महत्व होता है। जनमत संग्रह का प्रावधान है, जनमत संग्रह जनता के द्वारा व्यवस्था में लागू होता है। केंद्रीय शासन की प्रवृत्ति होती है, जिसके अंदर आपको फ्रांस के अंदर केंद्रीय शासन प्रशासन चलता है, केंद्रीकरण को मान्यता देता है और कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं। फ्रांस की अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली क्या होती है? तो फ्रांस की शासन प्रणाली को अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों मिलकर कार्यपालिका चलाते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत है, तत्व ये आपको देखने जरूरी है। पहला आता है द्वैत कार्यपालिका, जिसके अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। फिर आता है राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, यानी राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है, जिसके अंदर वैधता का अधिकार होता है। भारत या ब्रिटेन जैसे ब्रिटिश की तुलना अधिक माने जाते हैं। तीसरा, प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी है, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, पद पर वहीं टिकता है। तीसरा क्या है? सह अस्तित्व की स्थिति, यानी जब राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा में बहुमत दल अलग अलग राजनीतिक दलों के हो, तब राष्ट्रपति विदेश नीति, रक्षा जैसे विषय संभालता है, प्रधानमंत्री घरेलू नीति और प्रशासन संभालता है, जिसे क्या बात है कोहिबिशन कहा जाता है। फिर आता है पांचवा, संतुलित शक्तियां। तो राष्ट्रपति के पास विदेश नीति, सुरक्षा, संसद भंग करने और आपातकाल जैसी शक्तियां, प्रधानमंत्री के पास नीति निर्माण, प्रशासन और संसद को उत्तर देना शामिल होता है। फिर आपके लिए छठा पॉइंट है, संसदीय और राष्ट्रपति दोनों प्रणालियों को विशेषताओं का मिश्रण होता है। इस प्रणाली में प्रधानमंत्री की संसद के प्रति उत्तरदायी और राष्ट्रपति की मजबूत भूमिका व प्रत्यक्ष निर्वाचन शामिल होता है। आपके लिए अगला जो 15 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फ्रांसीसी संसद तथा न्यायपालिका की संरचना और पालिका का प्रमुख वर्णन करो। तो फ्रांस एक अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली वाला देश है, जिसके अंदर हम संसद की अगर बात करें तो एक तो होती है राष्ट्रीय सभा और एक होती है सीनेट। अगर राष्ट्रीय सभा की बात करें, इसकी संरचना कुल सदस्य होते हैं 577 और इसमें 539 प्रमुख भूमि फ्रांस से होते हैं, जबकि शेष फ्रांसीसी विदेश प्रबंधों से होते हैं। इसके सदस्य जनता द्वारा 2 चरणीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सभा का नेतृत्व स्पीकर करता है। कार्यवाही शक्तियों की अगर बात करें तो कानून निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। सरकार को विश्वास मत देता है या अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। तीसरा, राष्ट्रीय बजट, रक्षा, कराधान, सामाजिक कल्याण से जुड़े विधेयकों पर अधिकार होते हैं। सीनेट की अगर बात करें तो संरचना कुल 348 सदस्य होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होते, जबकि प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 3 वर्ष में आधे सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। आंशिक नवीकरण होता है। सीनेट का अध्यक्ष
संविधानुसार राष्ट्रपति पद से रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है। कार्यवाहक और शक्तियां की बात करें तो कानूनों की समीक्षा, संशोधन, सुझाव देते हैं, स्थानीय सरकारों के हितों को रक्षा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां सार्वभौमिक देते हैं। यद्यपि विवाद की स्थिति में अंतिम संसद राष्ट्रीय सभा के पास होता है। अगला बात करते हैं संसदीय प्रक्रिया यानी विधेयक दोनों सदस्यों द्वारा ला सकते हैं। दोनों सदन विधेयकों पर विचार करते हैं। मतभेद होने पर संयुक्त समिति बनाई जाती है। यदि अंतिम रूप से सहमति न बने तो राष्ट्रीय सभा का निर्णय माना जाता है। संसद राष्ट्रपति के निर्णयों पर सीमित नियंत्रण करती है, क्योंकि फ्रांस राष्ट्रपति मॉडल है जिसके अंदर वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। फ्रांस की न्यायपालिका तो फ्रांसीसी न्यायपालिका स्वतंत्र, पदानुक्रमित और संविधान व कानूनों के अधीन कार्य करती है, और ये 3 प्रमुख भागों में होती है: साधारण न्यायालय, प्रशासनिक न्यायालय, संवैधानिक न्यायालय। अगर हम बात करें साधारण न्यायालय की तो संरचना निम्न न्यायालय है: अपीलीय न्यायालय, सर्वोच्च कोर्ट ऑफ कैसेशन, फ्रांस का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय माना जाता है। बात करते हैं कोर्ट ऑफ कैसेशन क्या है, तो न्याय का अंतिम स्तर, परंतु यह तथ्यों पर नहीं केवल कानूनी रूप पर निर्णय करता है। यदि यह किसी निर्णय को गलत घोषित करता है तो पुनः मामला निचली अदालतों को भेजा जाता है। कार्य प्रणाली की अगर बात करें तो न्यायालय नागरिक एवं आपराधिक मामलों को अंतिम रूप से निपटाती है। फ्रांसीसी कानूनों को एक रूप व्याख्या सुनिश्चित करती है। फिर आता है प्रशासनिक न्यायालय। तो फ्रांस की विशेषता है कि प्रशासनिक मामलों के लिए अलग न्यायालय, सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय, जिसके अंदर सरकारी कार्यों की अधिक सर्वोच्च जांच होती है, प्रशासनिक निर्णयों, आदेशों, नीतियों की समीक्षा करता है, सरकार को विधिक सलाह देता है। ये फ्रांस की विशिष्ट डुअल जुडिशरी प्रणाली का विशेष महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तीसरा था संवैधानिक परिषद, जिसके अंदर 9 सदस्यीय कार्यकाल 9 वर्ष, हर 3 वर्ष बाद एक सदस्य बदले जाते हैं। सदस्य नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष, सीनेट का अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रपति उसके आजीवन सदस्य होते हैं। हालांकि वर्तमान में ये प्राय सक्रिय नहीं रहते। कार्य और शक्तियों की अगर बात करें तो कानूनों की संवैधानिक समीक्षा है, राष्ट्रपति और संसद के चुनाव की वैधता है, जन्म संग्रह की निगरानी है, किसी नागरिक द्वारा कानूनों की संवैधानिक को चुनौती देने का अधिकार भी शामिल होता है। फिर बात करते हैं न्यायपालिका की विशेषताएं, तो पूर्ण स्वतंत्रता है, दोहरी न्याय प्रणाली है, न्यायिक पुनरावलोकन है, संवैधानिक परिषद और संवैधानिक नियंत्रण है, न्यायाधीशों की सुरक्षा व्यवस्था तो भी देखा जाता है। फिर अगर बात करते हैं निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष की अगर बात करें तो फ्रांस का राज्य तंत्र एक संतुलित लोकतांत्रिक ढांचा है, जिसके अंदर संसद कानून निर्माण और सरकार को जवाबदेह बनाने में काम करती है, जबकि न्यायपालिका सामान्य, प्रशासनिक व संवैधानिक 3 भागों में विभक्त होकर दंड, विवाद व संवैधानिकता की निगरानी करती है। संसद का द्विसदनीय स्वरूप और न्यायपालिका की दोहरी व्यवस्था दोनों मिलकर फ्रांस को एक स्थिर व संतुलित दोनों आधुनिक लोकतंत्र बनाती है। अब हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर, जो कि छोटे वाले क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न है कि ब्रिटेन के संविधान की 2 प्रमुख विशेषता लिखो। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा लचीला है। इनके स्रोत परंपराएं, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक दस्तावेज और प्रस्तावें। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन की संसद किन 2 सदनों से मिलकर बनी है। हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है, जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन माने जाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रमुख शक्ति क्या है। तो वित्तीय विधेयक और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति कॉमन्स के पास होती है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में कैबिनेट की 2 प्रमुख भूमिकाएं क्या लिखा है। लिखो नीति निर्माण और प्रशासनिक नियंत्रण। अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता लिखो। तो अमेरिका संविधान लिखित है और विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है। सातवां क्वेश्चन क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रमुख पद्धति क्या है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। आठवां क्वेश्चन है, अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदस्य कौन होता है। एक होता है सीनेट और एक होता है प्रतिनिधि सभा होता है। फिर 9वां क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति की 2 शक्तियां लिखो। कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वीटो शक्ति का प्रयोग करना जानता है। 10वां क्वेश्चन है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की विशेषता। न्यायिक पुनरीक्षण की सर्वशक्ति होती है। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद क्या है। तो स्विट्जरलैंड की 7 सदस्यीय सामूहिक कार्यपालिका जिसे फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड की संसद के दोनों सदन लिखिए। तो नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की 2 प्रक्रिया लिखिए, जन्म संग्रह और जन प्रस्ताव। जन्म संग्रह और जन प्रस्ताव। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। संघीय संसद द्वारा 1 वर्ष के लिए चुना जाता है और यह सम्मानजनक पद होता है। स्विस राजनीतिक प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता लिखो। तो बहुदलीय सामूहिक नेतृत्व और सहमति आधारित शासन होता है। चीन के संविधान की विशेषता लिखो। तो चीन का संविधान समाजवादी विचारधारा पर आधारित होता है। चीन की सर्वोच्च विधायिक संस्था कौन सी होती है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस एनपीसी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 2 प्रमुख अंग लिखो। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, पॉलिट ब्यूरो। चीन के राष्ट्रपति की भूमिका क्या है। तो औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष, वास्तविक शक्ति कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव व प्रधानमंत्री के पास होती है। 20 नंबर क्वेश्चन होता है, चीन में न्यायपालिका की विशेषता लिखो। तो न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, बल्कि पार्टी के नियंत्रण में रहती है। जापान के संविधान की एक प्रमुख विशेषता लिखो। तो जापान में शांतिजनक संविधान है। आर्टिकल 9 के तहत युद्ध त्याग की घोषणा होती है। जापान की संसद को क्या कहते हैं। नेशनल बाइट कहा जाता है।
फिर आपके लिए जापान के प्रधानमंत्री नियुक्ति कैसे होती है, संसद के दोनों सदनों द्वारा होती है। जापान के सम्राट की भूमिका, औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष होता है। जापानी राष्ट्र राजनीतिक प्रणाली की विशेषता लिखो, तो संसदीय लोकतंत्र और एक तलीय प्रभुत्व है। लिबरेशन डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी का लंबे समय तक शासन होता है। ये थी विद्यार्थियों आपके लिए महामैराथन क्लास पॉलिटी की, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बीए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो राजनीति विज्ञान की महामैराथन क्लास, जिसके अंदर आपको मैंने कुछ क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन कम करवाए, उसकी वजह है कि आपके लिए 1 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस कराने का मेरा जिम्मा लिया था, जो कि मैंने इस क्लास के अंदर पूरा करवा दिया। अगर जिसको विस्तार से पढ़ना है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। यही पीडीएफ आपके लिए अच्छे से कारगर साबित होगी, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लिए हमने हर क्लास लगा रखी है, चाहे इतिहास है, चाहे भूगोल है, चाहे और भी कोई इंग्लिश लिटरेचर की सारी विषयों की 3 क्लासेस लगा रखी है। तो आप शेयर करें, उनको अच्छे से देखें, ध्यान से सुने, पेपर से पहले भी देखें और अभी भी समय है तो आप देख सकते हैं अच्छे से, लेकिन लाइक कमेंट और जरूर शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट के अंदर बताइए कि आपको और कौन सी क्लासेस चाहिए, और आपके लिए कमेंट के अंदर आपके अच्छा लिख सकते हैं कि क्लास सर अच्छी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा होगा आपके।